चलिए तो अभी क्या करते हैं, रैंक हम लोगों ने डिफाइन किया था, तो रैंक का क्या डेफिनेशन था, कोई बताओ रैंक को कैसे डिफाइन किया था। तो हमने रैंक से स्टार्ट किया था ना, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। हाँ ये है ना, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज। कई जगह देखोगे आप वेक्टर स्पेस के टर्म में डिफाइन करते हैं। मैंने कहा कि जैसे उसमें m नंबर ऑफ रोज हैं, तो डायमेंशन ऑफ रो स्पेस इज कॉल्ड रो रैंक, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस इज कॉल्ड द कॉलम रैंक। और डायमेंशन वही होता है, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज जो है वही उसको डायमेंशन बोलते हैं। कई लोग वैसे डिफाइन करता है। फिर किसी भी मैट्रिक्स में रो रैंक इन कॉलम रैंक इक्वली होगा, मतलब डायमेंशन ऑफ रो स्पेस एंड डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस इक्वली रहेगा। अच्छा वेक्टर स्पेस हम लोग अभी देखेंगे, क्योंकि कवर नहीं किया है, तो ये रो स्पेस कॉलम स्पेस एक्चुअली वेक्टर स्पेसेस हैं, सब स्पेसेस हैं। तो वेक्टर स्पेस का एक डायमेंशन होता है, जो बेसिस होते हैं ना उसका डायमेंशन होता है, तो वही वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होता है। थोड़ा बहुत आइडिया होगा आप लोगों को, अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद तो आइडिया होगा। तो सिंपली रो रैंक का मतलब है कि डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस या नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो, लास्ट डिस्कस किया था। कॉलम रैंक का मतलब है नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, ये डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस। दोनों इक्वली होंगे हमेशा, तो रैंक का मतलब वही है, कोई भी एक तरीके से आप डिफाइन कर लो। ये हो गया। दूसरा तरीका हमने बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म, या पहले रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या पहले इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, थोड़ा डेफिनेशंस अलग अलग है। तो चलिए पहले कुछ थ्योरम्स देख लो। मैं ये लिखा था कि रैंक को नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट या मैक्सिमम नंबर ऑफ, है ना ये डिफाइन किया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम, ठीक है, इज कॉल्ड rank of the matrix. So rank of matrix, ओके एक और इसमें रिजल्ट है कि जैसे कोई मैट्रिक्स A है, मान लीजिए A का ऑर्डर है m क्रॉस n, B एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। तो मैं एकदम थ्योरम लिखना चाह रहा हूँ मेनली मैं, जो इसमें है, इसमें जो बोला हुआ है कि इसमें क्या बोला हुआ है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिफिनेशन लिख लिया हमने। रैंक सिंपली क्या है, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज, या वो आप में से बताया था ना किसी ने, उसके टर्म में, माइनर्स के टर्म में वही बात है कि लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ द माइनर विथ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट या नॉन जीरो वैल्यू, तो वो भी एक तरीका है। वरना रो रिड्यूस कॉलम फॉर्म से करोगे तो नंबर ऑफ पाइवर्ड्स, पाइवर्ड्स आता है ना, पाइवर्ड वर्ड अभी आएगा, तो नंबर ऑफ पाइवर्ड्स इन द रो रिड्यूस कॉलम फॉर्म दैट इज कॉल्ड द रैंक। तो हम कैसे भी कैलकुलेट कर लो। तो वो लिखते हैं अभी रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रो रैंक वही था, कॉलम रैंक समझ आया। स्टैंडर्ड थ्योरम ऑन रैंक्स, तो स्टैंडर्ड थ्योरम ऑन रैंक्स का मतलब क्या है, मेनली वही है कि, तो उसके लिए पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक तो मैं पहला थ्योरम लिखना चाह रहा था कि अगर a प्लस बी, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रैंक a प्लस बी एंड रैंक a एंड रैंक b, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये जस्ट रिजल्ट है सर, लेस देन इक्वल टू। हाँ, तो ये थ्योरम है आपका, रैंक ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ a प्लस, है ना, लेस देन इक्वल टू रैंक a प्लस रैंक b। दूसरा और एक है, अगर प्रोडक्ट डिफाइंड है, मान लो यहां तो मैंने ऐसे बनाया कि डिफाइंड नहीं है, अगर प्रोडक्ट डिफाइंड है तो उस केस में दूसरा थ्योरम जो मैं लिखना चाहता हूं, एक तो ये है कि a मेरा कोई मैट्रिक्स है, ये जस्ट रिजल्ट है, मैं प्रूव उतना करने के पक्ष में रहता नहीं हूं क्योंकि हम लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो a अगर m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो ये भी लिखा था मैंने कि रैंक ऑफ a, ये रिजल्ट है, मतलब थ्योरम है। तो बताओ इसमें क्या रिलेशन है mn के बीच, आप लोगों ने बताया थे लास्ट, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ mn, तो mn में जो भी छोटा है उससे भी छोटा ही होगा। नेक्स्ट थ्योरम जो है कि मान लो A कोई मैट्रिक्स है, लेट्स से Aij ऑर्डर m क्रॉस n की, एंड B आपकी जो है मैट्रिक्स है, उसकी ऑर्डर क्या है, सो B एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसकी लेट्स से Bij ऑर्डर है n क्रॉस k, मान लो इस तरीके से,
देन रिजल्ट क्या है, रैंक ऑफ ए इंटू बी, इसका क्या रिलेशन होगा ए बी के साथ, मिनिमम ऑफ रैंक के कॉमा मिनिमम ऑफ रैंक। हाँ तो ये जो रिलेशन है इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए कॉमा रैंक बी, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप याद रख सकते हो, ठीक है। अभी मेनली मुझे डिफाइन करना है, सर एक बार स्लाइड दिखाना, एक बार नोट करना। हाँ सो ये रिलेशन, इसे कई बार एग्जाम में यही सब ऑप्शंस बन के आते हैं, आप देखोगे कि यही ऑप्शंस में रहेगा कि रैंक ए लेस देन इक्वल टू एम ए मोर देन इक्वल टू, या इस तरह से रैंक ए बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए रैंक बी, रैंक ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू रैंक ए प्लस रैंक बी, इस तरीके से होगा। हाँ सर हो गया। हो गया सर। हो गया ना, चलो आगे। सो अभी जस्ट मैं नल स्पेस डिफाइन कर देता हूं। सो जैसे कोई मैट्रिक्स है, ए इज अ मैट्रिक्स, लेट्स से ए आई जे एम क्रॉस एन का है। सो नल स्पेस ऑफ ए को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये से मतलब जो मल्टीप्लाई करने से मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह सेट ऑफ एक्स सच दैट ax इज इक्वल टू 0, ये नल स्पेस इसका डेफिनेशन हो गया। ये एक्चुअली एक फिर से एक सब स्पेस बनाएगा, तो मुझे इसके लगा पहले वेक्टर स्पेस पढ़ाना पड़ेगा। तो ठीक है ना, तो नल स्पेस का मतलब क्या हो गया कि सेट ऑफ एक्स सच दैट ax इज 0। जैसे एग्जांपल के लिए कोई, और इसका जो डायमेंशन होगा, तो डायमेंशन को आप कैसे डिफाइन करते हो? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, है ना। सो उसके लिए मुझे लीनियर अलजेब्रा पढ़ाना पड़ेगा, मतलब उसमें वेक्टर स्पेस में जाना पड़ेगा। सो एनीवे थ्योरम क्या है, नलिटी क्या होता है, इसका डायमेंशन होता है। जैसे मैं बोलूं अगर जैसे सर इसमें x क्या है सर? सर इसमें x क्या है? हाँ एक्स वेक्टर है, एक मिनट तो मैं आता हूँ इस पे, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स में स्टैंडर्ड थ्योरम ऑन रैंक, मैं ये लिखना चाह रहा था थ्योरम्स कुछ है, ये तो लिख ही दिया रैंक ऑफ सम। तो रैंक ऑफ सम, रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू रैंक ए प्लस रैंक बी। रैंक ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मतलब ए इंटू बी का रैंक लेस देन इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ रैंक ए कॉमा रैंक बी से, ये है। और जैसे रो रिडक्शन, इकोलोन फॉर्म, तो ये सब मुझे मतलब यही पहले डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए वेक्टर स्पेस चाहिए। हाँ तो यहाँ पूछ रहे कि x क्या है, देखो तो यहाँ पे x कोई वेक्टर है, तो x क्या है, देखो जैसे a अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो ax कब डिफाइन होगी, तुम सोचो। ax का मतलब हो गया a तुम्हारा मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, तो इसका क्या डायमेंशन होगा भाई? मल्टीप्लाई कब हो सकता है मैट्रिक्स? सर जब मतलब कॉलम, इसका कॉलम और अगले की रो से, तो n क्रॉस 1 की वैल्यू ये होगी। तो x जो है n क्रॉस 1 की है, तो जिसको हम अगर
लीनियर अलजेब्रा के टर्म में लिखे, सो दिस बिलोंग्स टू Rn सच दैट Ax इज इक्वल टू 0। इसको एग्जांपल से आपको समझ आएगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखिए। तो आप मुझे बताइए, ए कोई आसान सा मैं 2x2 का मैट्रिक्स देता हूं, 1 1 1 1, मान लो सिंपल ये है। अब बताओ इसका नल स्पेस क्या है? तो मतलब आपको वैसा x वेक्टर्स ढूंढना है जिसके लिए ax बराबर 0 हो जाए। तो आप ax को 0 कर दो, तो a आपका है 1 1 1 1, x है x1 x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x1 प्लस x2 इज 0 और x1 प्लस x2 इज 0। ये जो x लिखते हैं ना, इस तरह का एक वेक्टर है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो मैं x लिख रहा हूँ एक्चुअली ये वेक्टर है x1 x2 अप टू xn, इसलिए लिख रहे हैं बिलोंग्स टू Rn, ऐसा समझ लो आप। तो इस तरीके से ये कई बार हॉरिजॉन्टली भी लिखा रहेगा, तो अभी मैं ऐसे ही मान के चल रहा हूँ इस तरह से ना। सो x बराबर इस तरह का वेक्टर है। बताइए यहाँ से, तो यहाँ पे आपका x क्या निकल के आएगा, इसमें x वेक्टर क्या है, किस फॉर्म का है एक्चुअली, देखिए। तो x2 बराबर माइनस x1 आ गया, ये ना। तो ये कुछ इस फॉर्म का, जो x मैं यहाँ लिख रहा था ये x, ये कुछ ऐसा है, ये x1, x2 टाइप का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, x2 इज इक्वल टू माइनस x1 होना चाहिए, है ना। ax 0 कब होगा, जब x2 बराबर माइनस x1 होगा। तो मतलब ये कुछ इस फॉर्म का आ गया, किस फॉर्म का, x2 की जगह माइनस x1 रख दो, तो x1 माइनस x1, जहाँ x1 बिलोंग्स टू r। तो x1 अगर कॉमन ले लो आप, तो 1 माइनस 1 टाइम x1, x1 बिलोंग्स टू r। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या है, कितने फ्री वेरिएबल है यहाँ पे इसमें। तो ये डायमेंशन मुझे लगता है आगे डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। जैसे x1 को मैं 1 रख दूं तो ये क्या हो जाएगी, कोई पर्टिकुलर वैल्यू, या इसको आप ऐसा समझो, इसको वैसा लिख के आप ऐसा लिख सकते हो, k माइनस के व्हेन k बिलोंग्स टू r, ऐसे है ना। तो इसमें कितने वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं, कितने अननोन्स दिख रहे हैं इसमें आपको, 1। तो इसकी डायमेंशन 1 होगी, ठीक है ना। तो जितने अननोन्स आएंगे, या आप ऐसा समझ सकते हो, k कॉमा ले लूंगा तो एक वेक्टर आ जाएगी, तो वो वेक्टर जो बेसिस फॉर्म करेगी। तो इसके लिए मुझे लग रहा है मैं डिटेल में पहले आपको वेक्टर स्पेस पढ़ाऊं, ताकि आपको समझ आए कि ये डायमेंशन क्या होता है, बेसिस क्या होता है, तो वो समझ आए। तो वो पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा मुझे ना वेक्टर स्पेस में। तो अभी सीधा मैं नल स्पेस डिफाइन कर रहा हूँ। नल स्पेस एक सब स्पेस है द वेक्टर स्पेस का, द वेक्टर स्पेस बनाएगा ये। तो अभी मैं बता देता हूँ डायमेंशन इसका क्या है। सो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, तो इसी का दूसरा नाम है नलिटी, बोलते हैं ना इसी को हम लोग, नलिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ नलिटी कितनी आएगी, 1। कितने अननोन्स, जैसे एक ही अननोन है यहाँ पे, तो 1। नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, वो डायमेंशन यहाँ रैंक माइनस करके भी निकाल लेते हैं ना। हाँ, वो मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ एक्चुअली। अब तुम इसका रैंक निकालो, इसका रैंक कितना है, 1 1 1 1। तो आप इसका रैंक में क्या देखते हो, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे 0 आ जाएगी। हाँ सर, बेसिकली एक कॉमन ही, तो एक ही आएगी। हाँ, डिटर्मिनेंट 0 हो गई। तो एक चले मतलब ये कि जो वेक्टर्स हैं, अगर कॉलम को मैं वेक्टर लेके चलूं, तो वो क्लास में डिफाइन किया था मैंने, लिनियरली डिपेंडेंट, लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ कॉलम्स एक दूसरे के डिपेंडेंट है, तो एक ही होगा जो इंडिपेंडेंट होगा। तो इसका जो एक ही वेक्टर ले लो, क्योंकि दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स इज 1। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम या रो, जो मैं डेफिनेशन यूज किया हूँ, सो दैट इज जस्ट 1। तो रैंक इसका 1 हो गया, कहने का मतलब रैंक 1 हो गया। तो रैंक 1, नलिटी 1, और 1 प्लस 1 क्या है, 2। 2 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मुझे कुछ और क्वेश्चन इस पे करना चाहिए आपको, नहीं तो इससे पहले मुझे लगता है कि आपको पहले वो बताना पड़ेगा। देखो फिर भी अभी लिख देता हूँ मैं थ्योरम जो है,
तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है A1111 जैसे, तो इसका रैंक क्या है? A का 1 है, नलिटी का ये 1 है। तो जो थ्योरम है एक्चुअली, है ना, जो थ्योरम है जिसको हम लोग, क्योंकि जहाँ में डायरेक्टली लीनियर ट्रांसमिशन डिटेल में नहीं है तो मैट्रिक्स के लिए लिखता हूँ, इसको बोलते हैं रैंक नलिटी थ्योरम। क्या कहती है रैंक नलिटी थ्योरम? पहले तो सर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। लेट A बी अ M क्रॉस N मैट्रिक्स, इसके लिए बताओ। देन रैंक ऑफ A प्लस, अच्छा यहाँ रैंक प्लस रैंक A प्लस नलिटी A, ये दोनों मिलके 2 हो गया है ना। तो ये 2 कौन सा, तुम यहाँ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्योंकि रो कॉलम दोनों 2 है, तो मुझे एक दूसरा मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। देखो रैंक A प्लस नलिटी A इक्वल टू क्या होता है? एन M या N, तो नंबर ऑफ कॉलम्स, एन ही होता है। ठीक है ना। सो नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा यहाँ पे एक्चुअली, है ना। सो दिस इज द नंबर ऑफ कॉलम। सो रैंक A प्लस नलिटी A बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 ये कॉलम है। दूसरा एग्जांपल एक लेके देखो आप, एक और एग्जांपल मैं बनाता हूँ। मान लो A है 1 2 3 और यहाँ मान लो 2 4 6। आप ट्राई करो, मुझे इसका बताओ, पहले तो रैंक बताओ क्या आएगी और इसका नलिटी बताओ क्या आएगी। रैंक पे 1 नलिटी पे नलिटी 1 कैसे हो सकती है? थ्योरम फेल हो जाएगी फिर। कॉलम 2 हो जाएगी सर। अभी वेरीफाई करके देखो, तो नलिटी कैसे वेरीफाई करोगे? उसके लिए नल स्पेस निकालोगे। नल स्पेस क्या होता है? एक्स वेक्टर सच दैट ax बराबर 0। तो ax को 0 पुट करके देखो कि उसमें कितने वेक्टर आ रहे हैं, उसके जो नल स्पेस हैं उसमें कितने अननोन्स आएंगे। तो तुम क्या करो, ax को 0 रख दो। तो a क्या है आपका 1 2 3 2 4 6। अब ये मल्टीप्लीकेबल कब होगा? जब ये x1 x2 x3 टाइप का 0। अब बताओ इसमें x1 x2 x3 में रिलेशन बताओ यहाँ से। तो जब आप x1 plus 2x2 plus 3x3 is equal to 0 and the second is 2x1 plus 4x2 plus 6x3 is equal to ये m क्रॉस n मैट्रिक्स है भाई आदित्य, m क्रॉस n है तो ये स्क्वायर थोड़ी है। तो ठीक है, यहाँ से आपने जैसे बताया कि अब क्या करेंगे, x1 plus 2x2 plus 3x3 बराबर 0। जैसे उन्होंने बताया दूसरे से भी यही इक्वेशन आएगी क्योंकि मैंने वैसे लिया है, सेकंड से भी यही इक्वेशन आएगी। अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे यही बनेगा, वो 2x1 4x2 6x3 बराबर 0। तो यहाँ से फाइनली आ गया x1 plus 2x2 plus 3x3 बराबर 0। ठीक है, x1 plus 2x2 plus 3x3 बराबर 0। और यहां से देखो, अगर मैं वेक्टर x पे आ रहा हूं, ध्यान दो, x लिख रहा था ना मैं, सो अब मैं x वेक्टर लिखता हूं। देखो हमारा जो x वेक्टर है वो ये है x1, x2, x3। तो आपके पास एक ही इक्वेशन आई है, तो आप किसी एक वेरिएबल को ही एलिमिनेट कर पाओगे क्योंकि एक को दूसरे के टर्म में लिख सकते हो आप। तो जैसे x1 x2 एज इट इज रखो, x3 की वैल्यू वहां से निकाल, x1 ही निकाल लो, सही रहेगा क्योंकि क्यों फ्रैक्शन लाना। तो x1 की वैल्यू वहां से निकाल लो, तो -2x2 -3x3 x2 x3 एज इट इज रखो। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, यहाँ पे कितने फ्री वेरिएबल है आप देखते होंगे बुक में ऐसा लिखता है -2 1 1 टाइम x2 प्लस -3 1 1 टाइम x3, ऐसा है। तो अब आप ध्यान दो, तो यहाँ कितने फ्री वेरिएबल है इसमें x में, सर 2। तो नलिटी कितनी आई
है ना। नलिटी ऑफ ए क्या होता है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए, और नल स्पेस क्या, यही नल स्पेस बनाएगा। तो यहाँ कितने फ्री वेरिएबल है, दैट इज द डायमेंशन। तो 2 फ्री वेरिएबल है तो ये डायमेंशन 2 आएगी इसकी। तो अगर आप नल स्पेस का लिखना चाहो तो किस ऐसे लिखोगे ना, आप नल स्पेस कैसे लिखोगे इसका, तो आप अगर नल स्पेस ऑफ ए लिखते हो आप तो कैसे लिखोगे, x, तो ये था x1 x2 x3 सच दैट ax बराबर 0। तो यहाँ से आपने ये देखा कि x1 x2 x3 सच दैट x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 0। और यहाँ से आपने क्या देखा, सो किसी एक को एलिमिनेट कर पाओगे आप, जैसे वहां पे मैंने किया कि -2 टाइम 1 टाइम x2 और -3 1 टाइम x3, ठीक इस तरीके से। अच्छा एक मिनट, थोड़ा गलत नहीं कर दिया, सही किया ना, हाँ ठीक है सॉरी, क्योंकि यहाँ x2 है या x3 है, ओके है फिर, लेकिन फिर भी थोड़ा गलत है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो यहाँ लिखने में गलती हुई है, चेक कीजिए आप लोग। हाँ सर वो x2 प्लस x3 हो जाएगा ना, नीचे भी डिवाइड होगा। हाँ जैसे आप देखोगे तो x2 के साथ यहाँ क्या है, -2 1, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। हाँ तो मतलब x कोएफिशिएंट तो लिख रहा है, तो x2 के साथ क्या है, यहाँ x2 के साथ -2 है, इसमें x2 के साथ क्या है 1 है, यहाँ पे x2 का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ 1x2 प्लस 0x3 है ना, और यहाँ वो गलती से मैंने वैसे लिख दिया 0x2 प्लस 1x3 है ना, ये ऐसा हो गया एक्चुअली। तो यहाँ पे है ना ये होगा, तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, हम फ्री वेरिएबल हम देख रहे थे, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इस तरह से, वो गलती से है ना वैसे लिख दिया। सो ये हो गया। फिर x2 belongs to R and x3 belongs to R, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल का इसका डायमेंशन 2 हो गया, फिर तो डायमेंशन 2 है तो नलिटी 2 है। तो रैंक 1 आई थी, आपने बताया रैंक 1 है, नलिटी 2 है, रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स। कई बच्चों को डाउट रहता है कि डायमेंशन क्या, रैंक प्लस नलिटी बराबर डायमेंशन पढ़ रखा उन लोगों ने। तो मैट्रिक्स के केस में m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो रैंक प्लस नलिटी बराबर कॉलम्स के इक्वल होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, रैंक दे देता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया, नलिटी पूछ लेगा आपसे। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस को नलिटी बोलते हैं, और डायमेंशन ऑफ बेसिस जो है ना, रैंक क्या होता है, जो कॉलम स्पेस है उसका डायमेंशन रैंक है, या रो स्पेस जो है उसका डायमेंशन क्या है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स या रो या वेक्टर्स इन द बेसिस। अब ये बेसिस क्या है, तो ये मुझे डिफाइन करना पड़ेगा नहीं कि ओके, तो बेसिस ना डिफाइन करने के लिए देखना पड़ेगा कि बेसिस का डिफाइन करना पड़ेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है और ये स्पैन करता है पूरे वेक्टर स्पेस को। अब उसके लिए मुझे स्पैन डिफाइन करना पड़े, स्पैन क्या है ये, तो स्पैन होता है कि वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सके, ये होता है ना कि अगर बोलता हूँ कि V is a span of some vectors, so using linear combination of these vector whole space can be written। तो ये सब मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये वेक्टर स्पेस का पार्ट है जो मुझे पढ़ाना है अभी। तो ठीक है, तो अभी थोड़े से आगे बढ़ते हैं, हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं, इसको थोड़ा वेक्टर स्पेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अभी थोड़े मैं आगे बढ़ जाता हूँ, इसको डिफाइन कर लेता हूँ मैं कि अभी मेनली रो रिडक्शन एंड इकोलॉन फॉर्म उस पे आ जाते हैं, जिसके बेस पे रैंक भी निकाल सके। तो आप लोग इकोलॉन फॉर्म को कैसे डिफाइन करते हैं, कोई मैट्रिक्स है A is equal to Aij m क्रॉस n, सो इकोलॉन फॉर्म की क्या डेफिनेशन है? सर आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना सर, आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट। हाँ सो जो इकोलॉन फॉर्म है, अच्छा इकोलॉन फॉर्म ना, सो एक तो स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, तो इंग्लिश ना मेरी भी बहुत खराब है। सो क्या स्पेलिंग होता है इसका, इकोलॉन फॉर्म है ना, तो ये स्पेलिंग एक्चुअल स्पेलिंग इसका। सो आपको इसको डिफाइन करना है। सर एक और कंडीशन भी है ना कि जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा आफ्टर ट्रायंगुलर बनने के बाद वो 1 होना चाहिए, वो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म है, रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म। अभी सिर्फ हम इकोलॉन फॉर्म की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा अलग है और रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म अलग है।
वो आगे डिफाइन करेंगे, अभी सिर्फ इकोलॉन फॉर्म की बात कर रहे हैं। एक है रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म, तो उसका अलग डेफिनेशन है, तो उसमें 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 की होना जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे उसने कहा कि अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में लिख दो तो हो जाएगा, तो उसको डिफाइन मैं कर देता हूँ कि कब बोलेंगे इकोलॉन फॉर्म में है। सो इसका जो डेफिनेशन अगर देखोगे तो इसका डेफिनेशन जो ये डिफाइन करता है इस तरह से। सो रो इकोलॉन फॉर्म की मैं वही बात कर रहा हूं। सो रो इकोलॉन फॉर्म, ठीक है। सो रो इकोलॉन फॉर्म क्या है कि मैट्रिक्स, लेट्स से मैं ए ही लिख देता हूं, A is in echelon form if and only if क्या होगा, पहला जो उसने बताया तो पहला तो ये है कि ऑल नॉन जीरो रोज, या पहला क्या लिखो, ऑल जीरो रोज, है ना, आर एट बॉटम, ठीक है ये, या दूसरे फॉर्म में लिखो दैट इज जो नॉन जीरो रोज आर एबव, है ना, विथ कंपेयर टू ऑल non-zero rows are above zero rows, हाँ, above than zero rows। ये क्लियर है कि नहीं? पहली बात ये है कि अगर किसी रो में सारे एलिमेंट जीरो हैं तो वो बॉटम पे होंगे, अगर कोई भी एक एलिमेंट नॉन जीरो है तो वो ऊपर होगा। सो पहली कंडीशन ये है कि ऑल जीरो रोज आर एट द बॉटम। सेकेंड कंडीशन है, सेकंड में क्या लिखेंगे, तो ईच लीडिंग एंट्री जो है तो देखो मैं पहले लिखता हूं फिर समझाता हूं। ईच, ये लीडिंग एंट्री किसको बोलते हैं, या लीडिंग एलिमेंट किसी रो का किसका नाम है, किसी रो में लीडिंग एंट्री है क्या मतलब है, ये लीडिंग एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। पिवट तो बाद में बोलेंगे, हाँ वही सेंस वही है जो आप कहना चाह रहे हो। तो जनरली जो फर्स्ट, या वही बोलूं पिवट एलिमेंट क्या होता है, तो जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट आएगा वो ना, सो फर्स्ट नॉन जीरो, लीडिंग एंट्री का मतलब फर्स्ट नॉन जीरो। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री, एंट्री या एलिमेंट, तो उस रो का जो, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो पहला एलिमेंट जो नॉन जीरो उसको लीडिंग एंट्री बोलेंगे, लीडिंग रो बोलेंगे, है ना। सो ईच जो लीडिंग एंट्री है वो क्या होनी चाहिए, so each लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इज, मैं तो इसके थ्रू तुम्हें ज्यादा समझ आएगा, मैं ऐसा लिख के बताऊं कि जैसे मान लो इधर तो जीरो होगा, मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट, इस तरह से हो सकता है, मान लो यहाँ जीरो फॉर एग्जांपल, इसमें सारे एलिमेंट जीरो हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है ए बी सी, अभी मान लो ऐसा है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, इसको तो इसी को बस, पहली बात कोई जीरो रो है तो बॉटम पे होगा। दूसरी चीज ईच लीडिंग एंट्री, से इसकी लीडिंग एंट्री यहीं पे 1 है और ये स्टार है, स्टार 1 स्टार 2 बोल दो मान लो, तो स्टार 1 स्टार 2 जो है लीडिंग एंट्री है, स्टार 1 जो है लीडिंग एंट्री फर्स्ट रो की है, स्टार 2 जो है लीडिंग एंट्री सेकेंड रो की है। तो ईच लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इज इन अ कॉलम, in a column right to the, जो होगा राइट में होगा टू द, अब तरीके से लिख लो, क्या लिखो, राइट टू द
ये राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट. लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो एबव इट. क्लियर है? देखो बोला जा रहा है किसी रो का जो लीडिंग एंट्री है वो उस कॉलम में होगा, जिस भी कॉलम में होगा वो राइट में होगा देन द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो एबव इट. इस मान लो मैं स्टार 2 की बात कर रहा हूं, तो स्टार 2 का जो कॉलम है वो राइट में होगा देन वो लीडिंग एंट्री जो इसके ऊपर वाले रो का है उसके राइट वाले कॉलम में ही होगा. क्लियर है कि नहीं? देख लो ऊपर के एक बारी. ईच लीडिंग एंट्री जो है ऑफ अ रो, फॉर एग्जांपल स्टार 2, मैं सेकेंड रो की बात कर रहा हूं, तो सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री स्टार 2 है, तो स्टार 2 इन अ कॉलम राइट टू द लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो अबव इट. मतलब इस या इस रो के, जो ये रो है ना, इसके ऊपर वाले रो में जो भी एंट्री है उसका जो कॉलम है, जो दूसरा वाला रो होगा, मतलब कहने मतलब उसके बाद जो आ रहा है, इफ यू गो टॉप टू बॉटम, तो ये इस तरह से है ना, स्टेयर टाइप का डाउनवर्ड स्टेयर बनेगा ऐसा. तो ये, और तीसरा कंडीशन क्या है? द थर्ड कंडीशन इज लोअर ट्रायंगल बना, बोल रहा था लोअर ट्रायंगल जैसा हो, जरूरी नहीं है लेकिन ठीक है. ऑल एंट्रीज अगर सारे एलिमेंट 0 हो गए तो ठीक है, तो भी लोअर ट्रायंगुलर है. ओके, सो ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्री आर 0. सो तीसरी कंडीशन है ऑल एलिमेंट्स या एंट्रीज, कुछ भी लिख लो, ऑल एलिमेंट्स बिलो लीडिंग एलिमेंट आर 0 इन ईच कॉलम. हर कॉलम में लीडिंग एंट्री के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए. ऑल एलिमेंट्स बिलो लीडिंग एलिमेंट आर 0 इन ईच कॉलम. ठीक है, सो ऑल एलिमेंट्स बिलो लीडिंग एलिमेंट आर 0 इन ईच कॉलम. ठीक है जी. अब देखो, जैसे मैं आपसे पूछूं अगर कुछ एग्जांपल देके, बस मेरे लिए 3 कंडीशन हो गया कि पहले 0 रो बॉटम पे होने चाहिए. अगर मैं किसी रो के लीडिंग एंट्री की बात कर रहा हूं तो वो राइट वाले कॉलम में होगा देन कोई भी रो जो उसके ऊपर है तो उसका जो लीडिंग एंट्री का जो कॉलम है, और बाद वाले रो का जो लीडिंग एंट्री है वो राइट में रहेगा. पहले वाले जो रो है उसका लीडिंग एंट्री लेफ्ट कॉलम में रहेगा. कहने मतलब ये है. सो ये समझ पा रहे होंगे आप लोग, देख के इजीली बता देंगे. जैसे मैं अगर एग्जांपल लिखूं कि 3 क्रॉस 3 मान लो कि 0 2 0 0 0 1 0 0 0, क्या ये इक्वल फॉर्म में है कि नहीं? नहीं. क्यों नहीं? 0 0 0 बॉटम पे भी नहीं है तो बॉटम मतलब नीचे. अच्छा, हाँ, तो मतलब लास्ट रो में होगा ना. तो यहाँ क्या मतलब था कि ऑल 0 रो आर बॉटम, मतलब इसका मतलब क्या है? ऑल नॉन 0 रो आर एबव 0 रोज. 0 रो के ऊपर रहेगा नॉन 0 रो सारे. तो जो 0 रोज हैं वो बॉटम पे होंगे. लेकिन लीडिंग एंट्री क्या है? ये एक लीडिंग एंट्री है, ये एक लीडिंग एंट्री है. तो देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है? चेक करो. बॉटम पे है यस. ईच लीडिंग एंट्री जो है ऑफ अ रो, तो देख लो यहाँ पे जैसे फर्स्ट रो का लीडिंग एंट्री 2 है, सेकेंड रो का लीडिंग एंट्री 1 है, तो जो बाद वाले रो है उसका लीडिंग एंट्री राइट में होगा, जो पहले रो है उसकी लीडिंग एंट्री पहले होगी. कहने का ये मतलब है. या मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते थे इस तरीके से. सो
क्लियर सबको? जैसे दूसरा एग्जांपल, तो यस ये ओके है। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखो कि मान लो हमारे पास क्या है, मान लो यहाँ पे 200 या मतलब 231 है ना, 130001, क्या ये इकोलॉन फॉर्म में है? तो ये नहीं होगा, है ना, दिस इज नॉट इन इकोलॉन फॉर्म, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट है ना जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री है वो एक्चुअली उसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, वो तो है ही नहीं। दिस इज नॉट इन इकोलॉन फॉर्म, दिस इज नॉट इन इकोलॉन फॉर्म, इकोलॉन फॉर्म, और ये है यस इट इज इन इकोलॉन फॉर्म। इस तरीके से है। एक और देखो, जैसे मान लो ऐसा रहेगा 100 या 1 यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 और तो लिखे रखा था 032 और मान लो यहाँ से हो गया कि 001, ये इकोलॉन फॉर्म में है, ठीक है, ये है ओके। अब जैसे कई बार ऐसा होगा 001 00000, ये इकोलॉन फॉर्म में होगा, ये भी है, ठीक है ना, मतलब पहचान लोगे आप लोग सिंपली। ये तीन कंडीशन थी कि पहली बात तो जो जीरो रोज हैं वो सबसे लास्ट में होंगे, सो जो भी लास्ट रो होगा वो मतलब जीरो रो अगर है तो बॉटम में होगा, नॉन जीरो रो के ऊपर होगा। दूसरा ये है कि आपको लीडिंग एंट्री देखनी है, तो जो पहले रो आ रहे हैं उसकी लीडिंग एंट्री है, जो बाद में रो आ रहे हैं उसकी लीडिंग एंट्री, जो पोजीशन कॉलम की होगी तो जो रो पहले रो जो है उसके कॉलम पोजीशन लीडिंग एंट्री की, और बाद वाले रो का जो कॉलम में पोजीशन है लीडिंग एंट्री का वो राइट में होगा, तो है ना। तो फर्स्ट रो का यहाँ पे रहेगा, तो नेक्स्ट रो का जो लीडिंग एंट्री होगा वो राइट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ गया इसलिए ये नहीं है। तो जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री बाद वाले रो का है तो बाद वाले कॉलम में आएगा, ठीक है, जो बाद वाले रो का लीडिंग एंट्री है वो बाद वाले कॉलम में आएगा एक्चुअली, सो कहने का ये मतलब है। और तीसरा ये था कि एक तो हो गया, तीसरा कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन आपसे कह रहा है कि जो भी एलिमेंट्स हैं बिलो लीडिंग एलिमेंट आर जीरो, तो वही चीज है। सो हर कॉलम में लीडिंग एलिमेंट के जो बिलो एलिमेंट होंगे वो जीरो ही होंगे, ठीक है। अच्छा, रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग? सो रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म या इकेलॉन फॉर्म, इसका डेफिनेशन क्या है? सर जो पिवट एलिमेंट होते हैं वो शुड बी मतलब वो 1 होने चाहिए। हाँ, और रिमेनिंग इक्वेशन सब वही रहेगी जो मतलब एक फॉर्म में। हाँ वही चीज है एक्चुअली। तो बाकी बस यहाँ पे जो लीडिंग एंट्री मैं लिख रहा था वो 1 हो जाएगी, है ना, और किसी कॉलम में जो भी नॉन जीरो एंट्री होगी वो 1 ही होगी, मतलब वही। तो बाकी सारे एलिमेंट को जीरो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ क्या था, इसके ऊपर वाला एलिमेंट नॉन जीरो भी हो सकता था, जैसे मैं ऐसा कोई एग्जांपल लिखा हूँ, जैसे हो सकता है कि मान लीजिए 1 2 3 है और 0 2 4 है और 0 0 1 है, यहाँ लिखा था, हाँ ये लिखा था ना। जैसे इसके ऊपर वाला एलिमेंट नॉन जीरो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए इसको रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे
तो अगर ये 1 होता तो क्या होता है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, तो अभी क्या ये रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में है? नहीं सर, ये- जीरो। हाँ, दोनों जीरो होने पड़ेंगे इसको। तो इसके लिए 3 कंडीशन वो तो है ही, 2 और कंडीशन है, तो मैं फिर से लिख देता हूँ। तो इसके लिए 5 कंडीशन है, पहला 3 कंडीशन तो है ही। सो कोई मैट्रिक्स का फर्स्ट कंडीशन वही है कि ऑल जीरो रोज होंगे आर बिलो नॉन जीरो रो। ये वही स्टेटमेंट है, पहले मैं लिखा था कि ऑल नॉन जीरो रो आर एबव जीरो रो, बात वही है। दूसरी कंडीशन सेम ही है ये, और सेकेंड कंडीशन है ईच लीडिंग एंट्री अब जो होगी, सो ईच लीडिंग एंट्री इज 1। तीसरी कंडीशन है कि ईच जो लीडिंग एंट्री है इज ओनली नॉन जीरो एंट्री, इज ओनली नॉन जीरो एंट्री, ठीक है ना। इन दैट कॉलम, इन दैट कॉलम, उस कॉलम में ये अकेले नॉन जीरो एंट्री होगी, है ना। इन दैट कॉलम, दिस इज अ सिंगल नॉन जीरो एंट्री उस कॉलम में, जिस भी इसी को पाइवट बोलते हैं ना, तो इसी को आप पाइवट एलिमेंट बोल देते हैं। वही लीडिंग एंट्री को ही पाइवट बोलते हैं आप लोग, तो पाइवट इसी को हम लोग बोलते हैं। एंड फोर्थ कंडीशन जो वहां पे था, कि ईच पाइवट, लीडिंग एंट्री का दूसरा नाम पाइवट है, सो ईच पाइवट जो होगा, सो ईच पाइवट या लीडिंग एंट्री जो लिखा हूं तो लीडिंग एंट्री लिख देता हूं। सो ईच लीडिंग एंट्री जो होंगी of a row is right to the, so is, अच्छा कॉलम पोजीशन ना, तो each leading entry of a row is in the column राइट टू द लीडिंग एंट्री, जिसको पाइवट बोल सकते हैं आप, लीडिंग एंट्री ऑफ एबव रोज, है ना, ऐसा होगा। क्या रेस्ट्रिक्शन ये आ गया कि जो लीडिंग एंट्री यहाँ 1 ही होनी चाहिए ना, रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में लीडिंग एंट्री 1 ही होनी चाहिए एक्चुअली, तो जो भी लीडिंग एंट्री होगी वो 1 ही होगी यहाँ पे। तो आपका जो भी लीडिंग एंट्री है 1 ही होगा एक्चुअली, ठीक है। देखो इसका एग्जाम्पल, सो कोई एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। सो एग्जाम्पल इज, मान लीजिए ऐसा है 0 0 0 0, फिर 1 0 0 0, इस तरीके से 2 0 0 0 एंड देन 0 1 0 0। क्या ये रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में है कि नहीं? क्यों नहीं है? कौन सा कंडीशन फेल हो रहा है? लीडिंग एंट्री तो 1 नहीं है। ये है ना,
ये लीडिंग एंट्री होता है पहला पाइवट एलिमेंट जिसको बोलते हैं। तो पहला एलिमेंट लीडिंग एंट्री 1 ही है। सर लीडिंग एंट्री के 5 जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे 0 होते हैं, तो वो तो क्या? उस रो में 0 कहाँ लिखा होते हैं? कॉलम में 0 होता है ना। अच्छा ये भी लिखा है कहीं पे कि उस रो के सारे एलिमेंट 0 होंगे, जरूरी है? देखो तो हमने जो डेफिनेशन लिखा है उसमें क्या लिखा है? सर कॉलम लिखा है। है ना, तो उसमें रो तो लिखा नहीं है। सो हमने जो लिखा है एक्चुअली जस्ट कॉलम लिखा है। कुछ और एग्जांपल देखो। तो ये एक्चुअली हमने लिखा है कि सारे 0 रो बॉटम पे है, वो तो है। फिर जो नॉन जीरो है जिसका ये लीडिंग एलिमेंट है, इसका ये लीडिंग एलिमेंट है, मतलब पाइवोट है। तो ये पाइवोट है, तो पाइवोट वाले कॉलम में सिर्फ अकेला होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सो ये है रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में है ये। सो रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म, इकेलॉन फॉर्म में है ये, है ना। RREF है, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे अगर मैं अगला एग्जांपल लिखूं, जैसे मान लीजिए तो रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में, ठीक है, ऐसे ही होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, मतलब ये तो हमेशा रहेगा ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में है ही। तो ये इसका पाइवोट एलिमेंट्स हैं, दीज आर पाइवोट एलिमेंट्स। अब इसमें आप करते क्या, एक्चुअली रैंक निकालने में इसको यूज करते हैं जनरली हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रैंक में यूज करते हैं। सो पाइवोट पोजीशन क्या होती है, तो जैसे अब पाइवोट आप लोग बोलते हैं, पाइवोट एलिमेंट जो हम लिख रहे थे, जो लीडिंग एंट्री है ना, पाइवोट एलिमेंट। सो कैसे डिफाइन करते हैं, ईच, जो मैं लिख रहा था नॉन जीरो लीडिंग एंट्री है ना। सो पाइवोट एलिमेंट क्या होगा, a leading element in each row या in echelon form, है ना। तो जो भी इकोलॉन फॉर्म में अगर है तो उसका जो नॉन जीरो एंट्री है वो पाइवोट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे एक और पाइवोट कॉलम क्या होता है, जिस कॉलम में लाई करे, है ना। तो पहले आप इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको बोलोगे ना, ये है। जैसे सिंपली मैं लिख रहा था 0 0 0, मान लीजिए 1 0 0, 2 1 0 मान लीजिए। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये पाइवोट पोजीशन है ना, पाइवोट एंट्रीज हैं।
ऐसे ही डिफाइन करते हैं लोग पाइवट कॉलम। सो पाइवट ये सब नॉर्मल टर्म्स हैं जो आप जानते हैं ऑलरेडी। पाइवट कॉलम, इसका डेफिनेशन क्या है? अ कॉलम कंटेनिंग पाइवट एंट्री, ये ना, अ कॉलम कंटेनिंग पाइवट एंट्री या एलिमेंट। ठीक है, ये तो जनरली अभी डिफाइन किया था हमने कि लाइक इकोलॉन फॉर्म क्या है और रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म क्या है। बस ये था इकोलॉन फॉर्म लाइक, हाँ मतलब उसमें कि जो भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है उसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, जो जीरो रो है वो बॉटम पे होंगे। सेकेंड रो का मान लीजिए फर्स्ट रो में कोई नॉन जीरो एंट्री है, सेकेंड रो में कोई नॉन जीरो है, तो सेकेंड रो वाले का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो राइट कॉलम में होगा देन द फर्स्ट रो लीडिंग एलिमेंट, इस तरीके से। और सो ये हो गया एक रो रिड्यूस इकोलॉन में, ये हो गया कि लीडिंग एंट्री वन ही होनी चाहिए। जो आपका रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में क्या हो गया कि लीडिंग एंट्री वन ही होनी चाहिए और उसके ऊपर नीचे सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। जैसे अभी ये इकोलॉन फॉर्म में है, अच्छा ये क्या है, इकोलॉन फॉर्म में है बट नॉट इन रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म, इकोलॉन फॉर्म। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पे आपके पास क्या है, नॉन इंजर एंट्री आ गई ना इसके। अगर ये रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में होता तो इसके कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, और इस कॉलम में इसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो होंगे एक्चुअली। रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में, इकोलॉन फॉर्म में बस ये है कि इसके नीचे के एलिमेंट जीरो होने चाहिए इस तरह से। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है मुझे? एक तो रैंक निकालने के लिए, तो आप ये बोल सकते हैं रैंक निकालने में, सो इसका यूज क्या है रैंक निकालने में। तो यहां आप डिफाइन कर सकते हैं, थ्योरम लिख सकते हैं। थ्योरम लिख सकते हैं आप कि क्या डिफाइन करते हैं रैंक आप, इसके टर्म में क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ पाइवट्स। नंबर ऑफ पाइवट्स in echelon form of a matrix is equal to rank of a matrix, equal to rank of a matrix। ये होगा, ये रैंक के इक्वल होगा। एक तो ये रिजल्ट हो गया। और कहाँ यूज करते हैं आप इसको? सिस्टम को सॉल्व करने में, है ना, जब आप लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं। जी फॉर्म में लाना जरूरी है, मतलब हम जो करते हैं इसको 1 करके बाकी को 0, इसको 1 करके 0। इकोलॉन फॉर्म और रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म दोनों अलग है। तो रो रिड्यूस में इसमें क्या है कि ऊपर नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, जैसे ये उस फॉर्म में है। मतलब तुम क्या करते हो कि एलिमेंट को जीरो बना दो ना, ऐसे करके। जैसे मान लो ये एक यहाँ है, एक यहाँ है, जिसका रैंक कितना होगा, इसका एक यहाँ भी है, रैंक 3 होगा इसका। यहाँ पे रैंक कितना होगा, 2 होगा। इसका रैंक कितना है, 1। तो 2 नॉन जीरो रोज हैं यहाँ पे। सो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द, ऐसे भी लिखते हैं रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म की बात करोगे। थ्योरी में मतलब इधर टेक्निक हुआ, हाँ मतलब जैसे भी तुम्हें समझ आता है। ये तो हम लोग रिलेट कर रहे हैं थ्योरी से क्वेश्चन को। ये ऐसे लिख दो कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो in row reduced echelon form is called rank of a matrix, है ना। हाँ यही करते हैं इस तरीके से। तो रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके लिए नॉन जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देख लो कितने हैं।
अच्छा चलो थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है, अगर मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करूं उसमें इसको यूज करेंगे ना, या कोई क्वेश्चन कर लो पहले, तो जो रैंक निकालने वाला क्वेश्चन था एक उसको ट्राई कर लो। तो जैसे कोई रैंक निकालने वाला क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। एग्जाम में तो यूं ही आता रहता है। ये तो गेट क्वेश्चन आ गया। अभी तो ये आसान सा देखते हैं, जिसमें जैसे ये इस तरह क्वेश्चन जैम में आए हैं, तो ये सब आसान है ऐसे तो, है ना। जैसे इस तरह क्वेश्चन जो पूछ लेते हैं, ये तो आप लोग इजीली बता देंगे। बताओ इसका आंसर बताओ आप लोग जरा ट्राई करके। इसको इकोनॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो या जैसे भी आपको डिसाइड करना है, एक बार आप ट्राई करके बताओ मुझे। चलो मैं 2 मिनट में आता हूँ, ट्राई करो। भाई कैसे हो? बोलो कैसे हो? बस ओके, आंसर आ गया आप लोगों का? कितना आया? सर कर रहे हैं। अच्छा अभी कर ही रहे हैं, ओके। क्या 3? अच्छा ये आज मैंने एग्जैक्टली कितने असाइनमेंट भेजे, मैंने काउंट नहीं किया, एक बार रुको देखते हैं। तो दस तो रियल के हो गए, 18 5 23। अच्छा मैं 15-20 बोलता रहा है ना। 23 असाइनमेंट भेजे आज।
भी आ जा सकती है। हो गया सबका? Yes, sir, clear. हम्म। चलिए तो अब देखो कई सारे तरीके हैं कैलकुलेट करने के, लेकिन लिनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप इसको रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो क्या करते हैं, सेकेंड रो में हर रो में पहले फर्स्ट रो घटाओ, तो फर्स्ट रो अभी एज इट इज रखो 0 1 2 1, सेकेंड रो में 2 टाइम करके घटाओ तो 0 3 4 2, फोर्थ रो में भी 2, मतलब मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो, सो आई अप्लाइड चेंजेस सेकेंड रो एज सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो, देन थर्ड रो चेंज करो, थर्ड रो माइनस 2 टाइम फर्स्ट रो, फोर्थ रो चेंज करो, फोर्थ रो 2 टाइम माइनस 2 टाइम फर्स्ट रो, ऐसे करो आप। तो आपके पास आ गया ये वाला थोड़ा, और अब इस 1 से इसको रिड्यूस कर लो तो 1 1 1 1 रहने दो, इस 1 से ये 0 हो जाएगा 0 1 2 1, और ये 0 0 3 टाइम करके घटाओ, तो 4 में से 3 टाइम घटाओ -6 -2 2 -3 -1, तो दिस एंड दिस। अच्छा सॉरी, एक मैंने छोड़ दिया, कोई एक एलिमेंट छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे रह गया ना, तो ये 0 और यहाँ पे आ जाएगा 6 -2 4 8 -2 6 3। तो अब मैं क्या होगा यहाँ से इसी 1 से इसको 0 बना लो, 0 0 और कितना टाइम 4 टाइम कर रहे हैं ना, 4 2 जाए 8 -2 और यहाँ से आ गया -1, तुम कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो यहाँ से अब क्या है, अब इसको फिर से ये सेम ही है, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ दिस रो माइनस दिस रो, तो ये 0 और ये 0 हो जाएगी। बाद में आप इसमें इसको घटा लो, फोर्थ रो में से थर्ड रो घटा लो, तो यहाँ ऑपरेशन जब आप लगाओगे तो ऐसे हो जाएगा। सो कहने का मतलब ये हो गया, तो इसमें जो लीडिंग एंट्रीज हैं पाइवट्स हैं वो 3 हैं एक्चुअली, सो ना है ना, तो रो रैंक इज 3, तो रैंक आप ऐसे निकाल लोगे। अब इसी में आपसे नलिटी पूछ लेगा तो क्या आता आंसर, अगर आपने रैंक निकाला ही है तो इस मैट्रिक्स की नलिटी क्या आएगी अगर पूछ लेगा तो? हाँ कितना होगा, इतना लंबा थोड़ी सोचना पड़ेगा, रैंक प्लस नलिटी बराबर कॉलम, हाँ 1 है ना, तो रैंक आपका सिंपली 3 आया, कॉलम 4 है, तो रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इतना सोचना थोड़ी, अगर नलिटी के बार पूछ लेगा एग्जाम में तो नलिटी 1 इस मैट्रिक्स का, मतलब नल स्पेस का डायमेंशन 1 होगा, ये है। तो ax बराबर 0 करोगे तो एक आपको वेक्टर मिल जाएगा, एक ही फ्री वेरिएबल होगा। ओके, तो ये रैंक हो गया जैसे। अच्छा, अगर मैं सीधा मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करूं, उसका यूज यहाँ पे है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर आप आओगे तो इसमें 2 तरह का सिस्टम है ना, एक होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और दूसरा होगा नॉन होमोजीनियस। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखते हैं तो उसको ऐसा लिखेंगे ना, ax इज इक्वल टू, या x कैपिटल लिखो या छोटा लिखो, मान लो ऐसा लिख दूं मैं ax इज इक्वल टू b, या b जनरली बुक में स्मॉल लिया रहता है ना, इस तरह से। तो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो क्या होता है, होमोजीनियस कब होगा ये सिस्टम, जब b वेक्टर 0 वेक्टर है ना। नॉन होमोजीनियस कब है, जब b वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है, इस तरीके से। अभी ax बराबर b आया कैसे, तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे जो सिस्टम होगा मेरा a11 x1 a12 x2 a1n xn a21 x1 a22 x2 a2n xn, इस तरीके से am1 x1 am2 x2 और amn xn। अब ये इक्वल टू b1 मान लीजिए b2
और ये बी एन होगा, एन होगा एम होगा, एम होगा ना, क्योंकि फर्स्ट रो सेकेंड रो mth रो है। तो इस तरीके से आ गया आपके पास। सो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है विथ, सो सिस्टम मतलब फैमिली है, ग्रुप ऑफ इक्वेशन। सो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ कितने इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ m इक्वेशंस, m इक्वेशंस with n variables, so system of m equations with n variables हो गया आपके पास ये। इसी को आप दूसरे फॉर्म में लिखो तो वही ax is equal to b, आप देख पा रहे हो जहां पे a जो है आपका aij ऑर्डर m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, x जो है वो कॉलम वेक्टर है x1 से लेके xm तक, तो ये m क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स है। b वेक्टर है, सो जो b वेक्टर होगा वो b1 से लेके, अच्छा एक मिनट, xn है ना, देयर आर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है ना, सो xn तक है। सो ये आप लोग को आसान लग रहा होगा काफी, b1 b2 bm इस तरीके से। सो ये m क्रॉस 1 का है। तो सिंपली आपके पास क्या है, ये मैं ऐसा लिखा हूं, a मैट्रिक्स aij m क्रॉस n, फिर यहाँ पे xi's है n क्रॉस 1 का इक्वल टू bi's है, और ये बचेगा m क्रॉस 1, आप सिंपली देख सकते हैं। तो मतलब ये सिस्टम हो गया आपका ax इज इक्वल टू b का। अब इसी में b अगर जीरो वेक्टर सारे हो गए तो ये होमोजीनियस सिस्टम है, अगर नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस है। अब इसमें एक और आता है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। सो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, बताइए कंसिस्टेंट क्या होगा, हाउ डू डिफाइन? हाँ, सो अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जितने भी इक्वेशंस हो, इज कंसिस्टेंट मीन्स if and only if it has at least one solution, कम से कम एक सॉल्यूशन तो हो, ये है, या it has a solution, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट तो आपको समझ आ ही गया डेफिनेशन से, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन, a system which has no solution is called inconsistent। अब मुझे ये बताओ, क्या ऐसा कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा जहां पे दो सॉल्यूशन मिल रहा हो, ऐसा होगा क्या? There are two solutions, yes or no? Is there a system of equation where you have two solutions? हो सकता है, कोई बताओ सिस्टम। हाँ, इनफाइनिटली में नहीं हो सकता, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं है ना, ऐसा कोई। तो देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, इट इज आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये ना, सो इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सर अगर सब लाइंस अगर मीट करेंगे तो वो एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे ना, कैसे मीट करेंगे? तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आ गया। हाँ, अगर तुम लाइन से कैसे सोच रहे हो कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो लाइन है, तो लाइन क्या करेंगे, या तो इंटरसेक्ट करेंगे, या पैरेलल होंगे, या फिर कोइंसिडेंट होंगे, ओवरलैप हो जाएगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अगर कंसिस्टेंट है मतलब सॉल्यूशन है ना, तो इट हैज सॉल्यूशन, ये मतलब ना, तो यहाँ इसका मतलब नो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे जीरो सॉल्यूशन मतलब है ना, नो सॉल्यूशन मतलब है ना, नो सॉल्यूशन मतलब वही कोई सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा।
अब बताओ कंसिस्टेंट है तो कितने सॉल्यूशन होंगे उसके पास, कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? तो या तो वन सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट। हाँ यस, तो या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट, इसके बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कई बार आपको घुमा देगा क्वेश्चन, तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, और यहाँ इनफाइनाइटली मेनी है ना, इनफाइनाइटली मेनी, बीच का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं है जहाँ पे 3 सॉल्यूशन हो, 2 सॉल्यूशन हो, 4 सॉल्यूशन हो, 5, ऐसा कहीं नहीं होगा। या तो 0 सॉल्यूशन है, या 1 सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, 3 ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो सिस्टम के पास 3 ही पॉसिबिलिटी, या तो सिर्फ एक सॉल्यूशन हो, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, या एक भी सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जांपल्स देखो। अब जैसे अगर मैं आसान से मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए जैसे एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 फॉर एग्जांपल, तो आप चेक कीजिए इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन। सो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, आप चेक कर सकते हैं। फिर एक इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, मान लीजिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट कैसे आ जाएगा बताओ मुझे। और नो सॉल्यूशन, सॉरी। तुम अगर इसको देखो ध्यान से, अब बताओ इसका इनफाइनाइट होगा, 2 से कोइंसिडेंट कर जाएगा ना, तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना। इसको आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिख सकते हो आप। तो आप अगर नोट करोगे जैसे ये 1 1 1 माइनस 1 टाइम्स एक्स वाई इज इक्वल टू 2 कॉमा 1 हो गया। इसको आप सिस्टम में लिखना चाहो तो 1 1 2 2 एक्स वाई इज इक्वल टू 2 3 हो गया। 1 1 2 2 एक्स वाई इज इक्वल टू 2 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सो ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, इस तरीके से मान लो है। तो अगर आपसे, चूंकि यहाँ पे मैंने 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स हैं, सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहा, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना पॉसिबल है, पर जरूरी नहीं हमेशा पॉसिबल होगा। तो यहाँ डिटर्मिनेंट चेक करो, ये नॉन जीरो आ रहा है, यहाँ डिटर्मिनेंट आप चेक करो 0 आ रहा होगा, है ना। यहाँ डिटर्मिनेंट चेक करो आपका 0 आ रहा होगा। तो कहने का ये मतलब है कि डिटर्मिनेंट है ना, अगर n क्रॉस n का, दो तरह का चीजें हैं यहाँ पे। आपके पास हमने क्या लिखा है कि n वेरिएबल्स हैं, m इक्वेशंस, देयर आर m इक्वेशंस n वेरिएबल्स, तो m क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी। इन दैट केस यू कैन नॉट फाइंड डिटर्मिनेंट, है ना। तो यहाँ पे है कि अगर n क्रॉस n का सिस्टम है, देन आपको पता है कि डिटर्मिनेंट से आप यूनिक और नॉट यूनिक डिसाइड कर सकते हो, है ना। तो सिंपली जैसे क्या होता है कि अगर n इक्वेशंस n अननोन्स हैं, जैसे एक सिस्टम हमारे पास है, ए कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए आप ए आई जे, n क्रॉस n है ना। सो अगर आपसे पूछे n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स, इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सो सिस्टम जो है n क्रॉस n है, और अगर डिटर्मिनेंट a का नॉन जीरो है, देन व्हाट कैन यू से, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ax इज इक्वल टू b, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया, देन नो सॉल्यूशन आइदर हाँ, सो आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यही है। सो आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ऐसा ही होगा, या तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
तो ये तो होमोजेनियस सिस्टम के लिए। अच्छा जैसे, अच्छा ये बताइए, अभी तो जनरल है, बी कुछ भी हो सकता है। जैसे अक्सर ना होमोजेनियस सिस्टम की बात करता है, तो होमोजेनियस सिस्टम के पास तो एक सॉल्यूशन हमेशा होगा, यस और नो? अगर आप होमोजेनियस सिस्टम की बात करो, सो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसका क्या मतलब है कि ax इज इक्वल टू 0, तो इसमें क्या होगा, है ना? सो दिस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, मतलब ये बोला होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है, दिस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट बिकॉज जीरो सॉल्यूशन जो है, जिसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, सो हाँ कहाँ पे ले आए क्या, कहाँ पे अभी? नहीं तो मैं रूम पे ही आता हूँ, ठीक है, तो वही रख ले। हाँ ठीक है, मेरी 11 बजे 11:30 में रूम में पहुँचूंगा मैं। हाँ तभी पहुँचूंगा मैं, ठीक है। हाँ ठीक। तो हाँ चलो, ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा क्योंकि जो ट्रिवियल सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, बिकॉज जीरो सॉल्यूशन, जिसको जनरली हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ट्रिवियल है, जीरो सॉल्यूशन होगा ही। ट्रिवियल सॉल्यूशन, जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, बिकॉज जो जीरो सॉल्यूशन मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ऑलवेज सेटिस्फाइड, है ये ऑलवेज एग्जिस्ट बोल दो, ये है कि जीरो में सेटिस्फाई करेगा। तो होमोजेनियस सिस्टम कभी इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि जो होमोजेनियस सिस्टम है वो हमेशा कंसिस्टेंट ही होगा, है ना, चाहे ए का ऑर्डर कुछ भी हो, उस केस में जीरो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा ही। अब मेनली होता है कोई भी सिस्टम है, आप कैसे डिसाइड करते हो कितना सॉल्यूशन है? सो लाइक एनी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो आपके पास है, ax इज इक्वल टू बी, तो आप लोग क्या बनाते हो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एक नाम आता है ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो इसको आप ऐसा लिखते हो a और b के साथ, जैसे a मेरा, जैसे हमने लिखा था कि a जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर जनरली m क्रॉस n है ना, a i j है, m क्रॉस n है। a ऑगमेंटेड b क्या होगा, यहाँ पे मैं b जो हमारा था और जो b था वो हमने लिखा था, b क्या है, m क्रॉस 1 ना, हाँ। सो बताओ a ऑगमेंटेड b का रैंक ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? a ऑगमेंटेड b का, हाँ नहीं होगा, एक क्रॉस नहीं तो होगा, कॉलम बढ़ेंगे नहीं इसके, जरा ध्यान दो इधर, मैं अगर लिखता हूं एग्जांपल के लिए, जरा समझो। एक इक्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 0, 2x1 माइनस x2 प्लस x3 बराबर 0। चलो इतना ही रखो अभी, ये एक होमोजेनियस सिस्टम है। सो यहाँ तुम कैसे लिखोगे इसको, 1 1 1, 2 माइनस 1 1, ओके, यहाँ पे है x1 x2 x3 और इज इक्वल टू 0, ऐसे ही है। तो आपके पास क्या है यहाँ पे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो यहाँ A मैट्रिक्स A ऑगमेंटेड B, B तो ये 0 है, तो ये AX बराबर 0 टाइप का है, AX बराबर B है ना, तो B 0 है यहाँ पे। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसा रहेगा, जरा ध्यान दो, 1 1 1, 2 माइनस 1 1 और क्या करोगे 0 0। अब इसका ऑर्डर कितना है, टू क्रॉस 4 ना। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ A जो मेरा था, जो मेरा A है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, देखो ध्यान से, A है ना 1 1 1, 2 माइनस 1 ऐसा है, तो 2 क्रॉस 3, और यहाँ है 2 क्रॉस 4। सो इस तरीके से ऐसा है आपके पास। अब देखो सिंपली
तो वही यहाँ कह रहा हूँ। अब बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n प्लस 1। तो m रोज हैं और यहाँ पे n+1 आ जाएगा। तो n कॉलम था ही, एक कॉलम और ऐड हो गया b वाला, m क्रॉस n+1। अब यहाँ पे सिंपल हमें कहना क्या होता है, हमारा मेनली ये है कि इफ रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b इक्वल है तो क्या होता है, और किसके इक्वल है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ कितने वेरिएबल्स हमारे पास है? n है ना। हमारे पास ax बराबर b में कितने वेरिएबल लिए थे हमने? n ना, ax1 x2 xn इस तरीके से। सो n के इक्वल है तो क्या होता है? हाँ, तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, रो क्या है? ये रैंक है। रैंक में रो को रैंक लिख रहा हूँ, तो यहाँ रो जो है, रो जो नोटेशन है वो रैंक के लिए यूज कर रहा हूँ। सो यहाँ रो का मतलब रैंक से है। और दूसरा, अगर रो ए इक्वल है रो ए ऑगमेंटेड बी के, जो कि लेस देन n है, तो क्या होगा? तो सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस तरीके से। ओके। और तीसरा है मतलब कंसिस्टेंट होगा। अगर इक्वल है तो कंसिस्टेंट रहेगा। अब अगर तीसरा केस आता है कि रैंक ऑफ ए और ए ऑगमेंटेड बी डिफरेंट हो जाए, देन नो सॉल्यूशन। सो नो सॉल्यूशन, है ना। सो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो ये मेनली ये टेक्निक जनरली यूज करेंगे हम लोग जब भी सिस्टम में सॉल्यूशन की बात कर रहे होंगे, जब भी, तो यही तरीका यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। जैसे कोई क्वेश्चन आप हमने भी लिखा था ना ऊपर एक क्वेश्चन, उसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। देखो, तो जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा था, जस्ट एग्जांपल के लिए वेरीफाई कर रहा हूँ। ये लिखा था ना x + y = 2 और x - y = 3। तो सिंपली इसमें a जो है मेरा 1 1 1 - 1 है, और a ऑगमेंटेड b जब आप लिखेंगे तो 1 1 1 - 1, और यहाँ 2 3 भी आ गया। तो इसका रैंक बताओ, a का रैंक। तो ये डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो फुल रैंक है, तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट चाहो तो हमने रिजल्ट लिखा भी है ना। इफ A कोई m क्रॉस n का मैट्रिक्स, या A इज n क्रॉस n मैट्रिक्स, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, लिख लो, ऑफ ऑर्डर n, क्या होता है? सच दैट a square matrix A अरे क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स A सच दैट डिटर्मिनेंट A इज नॉन जीरो। कब ऐसा कब होगा? रैंक ऑफ a = ऑर्डर। रैंक, तो इफ एंड ओनली इफ होगा या वन वे होगा? मैं थ्योरम लिख रहा हूँ। सो लेट A be a square matrix of order n, then अब बताओ, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल और रैंक A में क्या रिलेशन है? वन वे है या इफ एंड ओनली इफ है? ठीक है ना। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो फुल रैंक है। अगर फुल रैंक है डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और रैंक अगर 3 है तो मतलब तीनों कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ही आएगी। तो इफ एंड ओनली इफ होता है ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो इस तरह से है ना। तो आप जानते हैं, और इसी में आप कन्वर्स भी लगा सकते हो कि रैंक n से कम हुआ डिटर्मिनेंट जीरो है, डिटर्मिनेंट जीरो है तो रैंक n से कम है। इसी में आप कन्वर्स भी लगा सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे चूंकि मेरा ये है डिटर्मिनेंट आप निकालोगे नॉन जीरो आ रही है,
तो नॉन जीरो डिटर्मिनेंट का मतलब रैंक इसका 2 है। अब यहाँ तो डिटर्मिनेंट निकाल दिया, यहाँ नहीं निकाल सकते ना, तो यहाँ वही तरीका है, आप इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और इकोलॉन फॉर्म से डिसाइड कर दो। तो इकोलॉन फॉर्म से डिसाइड करोगे, क्या करो, जीरो बना दो, घटा दो, तो ये रैंक इसका फिर भी 2 ही आ जाएगी। सो ए ऑगमेंटेड बी का रैंक कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल है, और दोनों 2 के इक्वल है, 2 क्रॉस 2 का ही था, तो इसका मतलब क्या है, इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन है। जस्ट वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग। दूसरा चेक करो, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने दिया था x प्लस वाई 2x प्लस 2y बराबर 3 कह दिया था। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ जो a मेरा है 1 1 2 2 और b तो पता है यहाँ पे 2 3 है। सो a ऑगमेंटेड b क्या होगा, तो क्या आएगा, तो देखो पहले तो रैंक ए का देख लो, ए का रैंक कितना है, ए का रैंक डिटरमिनेंट 0 आएगा, या आप रो से कॉलम फॉर्म में करो, 2 टाइम करके घटा दो तो एक रो 0 हो जाएगा, रैंक 1 है। व्हाट इज रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, तो ये 2 वाली, हाँ क्योंकि ये घटाओगे आप 2 टाइम करके तो 0 0 1, अगर आप इसको रो रिड्यूस्ड कॉलम फॉर्म में कन्वर्ट करो तो 1 1 2 तो रहेगी, ये 0 0 लेकिन ये 1 हो जाएगी, नहीं -1, 2 टाइम करके घटाओगे ना तो -1। तो इसका रैंक देखो ध्यान से, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है ना, नंबर ऑफ पाइवट्स, तो यहाँ पे 2 पाइवट है, एक ये और एक ये, सो नंबर ऑफ पाइवट जो है ये इक्वल फॉर्म है जस्ट, तो इसका रैंक 2 है, इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। आप लोगों ने लोअर क्लास में मतलब आंसर्स निकाल के देखे होंगे, फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन इजीली, यहाँ भी देख सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, बस तरीका है, लेकिन जो पीछे हमने थ्योरम लिखा मैं उसको जस्ट वेरीफाई कर रहा हूँ। सो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसके पास नो सॉल्यूशन होगा। ठीक, एक और इसी में अगर हम देख लें तीसरा वाला केस, या अगले बार देख लो अगले पेज पे। सो इसी में अगर हम ये देख लें कि जो तीसरा केस था x प्लस वाई 2 एंड 2x प्लस 2y4, तो यहाँ आप लिखोगे A मैट्रिक्स जो है 2 1 2 2 सॉरी 1 1 2 2 हो गया, ये हो गया A ऑगमेंटेड B जो होगा ये 1 1 2 2, ये 2 और ये 4, इस तरीके से है। तो अब बताओ रैंक A का और रैंक A ऑगमेंटेड B का, तो इसका तो 1 है और इसका क्योंकि 2 टाइम करके घटा देंगे आप, यस, तो 0 0 0 हो जाएगा। तो अगर आप है ना इसको अगर इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आप, तो मैं लिख के दिखा देता हूँ, तो अगर आप इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे इसको, सो रैंक निकालना आना चाहिए आप लोगों को। सो यहाँ से इकोलॉन फॉर्म में आ जाएगा 1 1 0 0, तो एक ही पाइवट है, यहाँ कन्वर्ट करोगे तो 1 1 2 0 0 0, तो ये एक ही पाइवट यहाँ भी है, इक्वल है लेकिन 2 से कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रैंक ऑफ ए इक्वल है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी की और लेस देन 2 है, तो इसका मतलब है कितने सॉल्यूशन, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, तो इस तरीके से है। तो आई थिंक अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करते हैं, या कुछ क्वेश्चन अभी कर सकते हैं, कुछ टाइम तो है, सो एक दो क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर सकते हैं, पीवाई के मैंने खोल ही रखा, देखिए। तो ये तो रैंक वाला क्वेश्चन कर रहे थे आप, तो ये सिस्टम और रैंक रिलेटेड है, इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन भी टाइम लग जाएगा, थोड़े आसान वाले ट्राई करते हैं। एक बार थ्योरी कंप्लीट करना तो है ही। ये वापस आ गए क्या तो नहीं,
जैसे ये देखो, अच्छा चलो इसको ट्राई कर लेते हैं। तो ये आपको बना के ही दे रखा है, तो ये अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चंस तो करने, जो असाइनमेंट जो भी दिए हैं उसको आप कंप्लीट कीजिए पहले, और जितना जल्दी कंप्लीट कर लेंगे उतना फायदा है, क्योंकि असाइनमेंट की कमी नहीं है। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप कीजिए। आइए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि ax बराबर b का एक सिस्टम है, नॉन होमोजीनियस है, तो मतलब b नॉन जीरो है, वो b दे भी रखा आपको, ये है, तो ये आपका a ऑगमेंटेड b दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू है, जो हमने थ्योरम लिखा उसी पे डायरेक्ट है। तो आप रैंक a का डिसाइड कर लीजिए और फिर a ऑगमेंटेड b का कर लीजिए, बताइए। तो इसी पे काम कर लो, बाकी रैंक पे दिख ही जाता है, इसी से है ना, इसमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, ये इसको ऐड कर लो, तो 1 1 माइनस 2 1 1 इस तरीके से। सो अगर आप ऐड कर लेंगे तो 0 3, आप अपना कीजिए कैलकुलेशन। ऑगमेंटेड यहाँ है, देखिए इसको घटा देंगे तो ये क्या करेगा, सो 1 1 माइनस 2 1 1, अब इसको 0 3 1 0 1। अब ये थर्ड रो में आप, मतलब थर्ड रो में सेकेंड रो घटा दीजिए, 0 0 0 0, यहाँ आ जाएगा -2। अब ये आपका a है, दिस इज योर a एंड दिस इज योर a ऑगमेंटेड b, तो आपको अलग अलग देखना है। सो आपको ध्यान से क्या देखना है कि a की रैंक क्या है अलग देखना है, और a ऑगमेंटेड b का रैंक क्या है। उस थ्योरम पे क्वेश्चन बनाया, जैम का ही क्वेश्चन है ये, तो उसी थ्योरम पे क्वेश्चन बनाया इन्होंने। सो रैंक a, अब सिर्फ a को देखिए, इसको देखिए ध्यान से, इसका रैंक कितना है बस इसको देखना है। तो 1 पाइवट अदर पाइवट, हाँ 2 ही पाइवट है, बाकी तो 0 हो गया। a में सिर्फ देखना है, तो ये एक पाइवट दूसरा पाइवट है ना, ये रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म नहीं है, जस्ट इकोलॉन फॉर्म है, इकोलॉन फॉर्म है। तो यहाँ से रैंक a का 2 है, a ऑगमेंटेड b का रैंक क्या है। अब आपको पूरे मैट्रिक्स में देखना है, अब आपको इस पूरे में देखना है, फुल मैट्रिक्स में। तो 1 2 और तीसरा पाइवट यहाँ पे है, सो 3। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन भी जैम में आए हैं, मतलब स्टार्टिंग में जो आपको बस ये क्या चेक करना, इस क्वेश्चन में क्या चेक करना चाह रहा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट यही चेक करना चाह रहा है कि आपको ये बस पता है कि नहीं। तो उस तरह से सो इजी है मतलब। अच्छा, पूछा रैंक ऑफ ए इज 3, तो ये 3 क्रॉस 3 का है ना, ये तो नहीं सॉरी, ए का रैंक 3 तो नहीं, ए का रैंक तो 2 है, तो पहला गलत हो गया, बाकी उससे और बाकी तो गलत हो गया क्योंकि डिफरेंट है ये। सो आई थिंक ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करते हैं, तो आज यहीं स्टॉप करते हैं। तो हमने आज क्या किया, स्टार्ट किया थोड़ा रैंक से, फिर रैंक के बाद हम लोग इकोलॉन फॉर्म और रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म डिफाइन किया, फिर हमने उसके बाद उसको यूज किया रैंक निकालने में, अभी यूज कर रहे थे, और उसी से हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखा कैसे सॉल्व करेंगे। तो बाकी टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो मुझे लगता है अगले एक वीक में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों का मैथ पोर्शन जैम वालों का जो 9 to 11 1 में 2 अभी तक कर रहे हैं, तो आई होपफुली 1 सितंबर तक, मैं बोल दूं अभी क्या अगस्त चल रहा है ना, हाँ, तो 1 सितंबर तक मैथ पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर 5 दिन सप्ताह में आपकी स्टैट्स की क्लास होगी, 2 दिन डाउट क्लास होगी, ये चलेगा अभी, मतलब मैथ पोर्शन 1 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा इसका। फिर स्टैट्स बचा हुआ है, तो 5 दिन लगातार स्टैट्स, 2 दिन डाउट क्लास। डाउट पे क्या पूछोगे आप लोग, असाइनमेंट इतने सारे हैं सॉल्व करो, इतने सारे टेस्ट छोड़े हैं सॉल्व करो, और टेस्ट असाइनमेंट कहीं के भी डाउट पूछ सकते हो, किसी बुक से, किसी भी कोचिंग से, कहीं से भी, क्योंकि मुझे भी सीखना है, आप लोग भी सीखोगे, ये है, किसी भी एग्जाम के पेपर हो। तो चलिए अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट, अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। कल 7 to 11 डाउट क्लास है जी। सर ऐप पे लॉगिन नहीं हो रहा है, सर ऐप पे लॉगिन नहीं हो रहा है। आपको आईडी पासवर्ड मिला है कि नहीं? नहीं मिला है। तो उसमें जिसने ज्योति ने पोस्ट किया है ना, वो जिसने टेस्ट पोस्ट किया है उसको आप रिप्लाई कीजिए व्हाट्सएप में कि मुझे वो एक्सेस दे दो, तो वो आपको भेज देगी। सर अच्छा सर एक दो क्वेश्चन बता दीजिए सर, वो वाले कौन से वाले स्टैट्स वाले बताओ। हाँ रो इक्विवेलेंट फॉर्म और रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म दोनों से रैंक निकाल सकते हैं। हाँ, दोनों से सेम आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा एफर्ट हो जाएगा, रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म तक जाएंगे आप तो ज्यादा एफर्ट लगेगा, दिख तो पहले ही जाता है रैंक से, दोनों से निकाल सकते हैं। सर
प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ y ये तो निकल आता सर, लेकिन जब 2x माइनस y और ये सब निकालना हो तो कहीं से निकलेगा सर? एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैसे 2x माइनस y निकालना है सर। हाँ एक मिनट रुको, ये बच्चे ना आईडी पासवर्ड वाले बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डाउट है, सो इनको ना हाँ क्या बोल रहे हो आप, सॉरी कौन सा क्वेश्चन बताओ जो नहीं हो रहा है, स्क्रीनशॉट भेजो। सर क्वेश्चन सर जो आपने कराए थे सर, कौन से वाले, परसों ही कराए थे सर। परसों कराए थे, मतलब क्वेश्चन, क्योंकि अभी लगाए नहीं ना अच्छा आपने सॉल्व किए नहीं अभी तक, सर, लगाए नहीं सर, जो आपने लगाए थे वही नहीं समझ में आ रहा था, कैसे कौन आपने लगाए? कौन से क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन तो बताओ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मतलब स्क्रीनशॉट भेजो ना, क्वेश्चन बताओ मैं कौन सा क्वेश्चन करूं, मैं तो बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूं, कैसे याद रहेगा कौन सा करा रहा था। डाउट तो होंगे ऑब्वियसली, आप सीख रहे हो तो डाउट तो होगा ही, तो तभी डाउट खत्म होगा, सीख लोगे। 100% आपको आता तो आप यहाँ क्यों आते, तो वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या बताऊं, मतलब कौन से क्वेश्चन तुम्हें पूछ बताओ कि क्या है। क्वेश्चन भेजा है। अच्छा भेजा है, तो वही बोलो ना कहाँ भेजा है, सो बैच में, वो भेजा है। टीम वाले में, बैच में तुमने भेजा ना आदित्य, उसको क्या डाउट है मैं समझ नहीं आ रहा। शुभांकर आपको क्या डाउट है, जैसे अभी आप नया ज्वाइन किया ना शायद, तो जैसे आप जो भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फंसे वो क्वेश्चन मुझे भेजो, जैसे अभी आदित्य ने भेजा है तो आप मुझे वो क्वेश्चन भेजो, कौन सा क्वेश्चन डाउट है, समझे शुभांकर, तभी तो समझ आएगा मुझे क्या बताना है। आई थिंक इसी बात में समझ नहीं पाया कोई क्या कह रहा था, डाउट ही पूछ रहे थे ना। चलो आदित्य तुम्हारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10th वाला और 6th वाला। 10th वाला और 6th वाला, अच्छा शुभांकर ही भेजा है। अच्छा ये कह रहा है कि, अच्छा बाईवेरिएट नॉर्मल का ये कह रहे हो आप शुभांकर, यस सर। तो बाईवेरिएट नॉर्मल आपको पहले तो x वाला हो गया, ये वाला नहीं हुआ, तो जैसे x प्लस वाई को अलग से आप अज्यूम कर दो ना, तो एक काम करते हैं, तो मैं कौन सा सॉल्व करूँ ये बताओ, इसका करूँ इसका करूँ, तो इसमें आपने पहले क्या करना, देखो इस क्वेश्चन में 2x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाओगे आप। आई थिंक आदित्य तुम्हारा डाउट हम डिस्कस करते हैं कल, आदित्य कल जो डाउट क्लास है ना 7 to 11 रात को, उसमें आपके डाउट डिस्कस करते हैं, इसका देखते हैं क्या डाउट है, इसको कर देते हैं क्योंकि इसी में टाइम निकल जाएगा। तो कल 7 PM to 11 PM में डाउट क्लास है, आप सारे इकट्ठा करो जो डाउट है, कल डिस्कस करते हैं शाम को। नहीं शुभांकर तुम्हारा बता देता हूँ, इनको आदित्य को बोला है क्योंकि देखो सो आपका किसी कोई बताता ना, क्योंकि टाइम निकल जाएगा, मुझे जाना होता है यहाँ से, अभी IIT यहाँ से 2-4 किलोमीटर है, तो रात में जाना होता है, फिर रूम ओनर को भी लॉक करना होता है, मालिक को भी। तो ये जो आपका था XY है बाईवेरिएट नॉर्मल विथ मीन, पहले मीन μ1 μ2 बराबर है 0 μ3 सॉरी सिग्मा 1 स्क्वायर, तो सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सिग्मा 2 स्क्वायर इज 4, रो इज इक्वल टू 1/2, ये है आपका। अब इसमें जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन था आपका कि प्रोबेबिलिटी 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, तो आप तो ये कह रहे हो x और y अकेला होता तो मैं कर लेता, 2x प्लस वाई कैसे करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लो t है 2x प्लस वाई, अब बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ t निकालना आता है आपको, ये हो जाएगा 2 टाइम ex प्लस ey, क्योंकि आप शायद लेट आए हो ना, अभी आपको सीखना पड़ेगा, ये आता होगा ऐसे तो 2 टाइम ex कितना है, ex मतलब
μ1 x का मीन है एक्चुअली, μ2 y का मीन है, ठीक है ना। तो 1 EY का मीन है 0, तो ये हो गया 2। वेरिएंस ऑफ t निकालना आता है आपको? सर फॉर्मूला पता है सर बस। क्या पता है बताइए? एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। नहीं, ये क्या कह रहे हो आप? वो तो अच्छा आप एक्चुअली तो अभी आज 9 to 11 कर रहे हो आप 7 to 9 एफडी नहीं रहते? सर नहीं सर। अच्छा, तो आप रिकॉर्डिंग देखो पुराना पहले, क्योंकि जब आपको ये फॉर्मूला ही नहीं पता x प्लस वाई के वेरिएंस का, वो ठीक है आप जो बता रहे हो सही बता रहे हो, लेकिन 2x प्लस वाई का वेरिएंस कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला पता है? नो सर। हाँ, तो सीखना है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीखना है, अभी आप सीख लोगे। बाई वेरिएट में एक्चुअली हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी सीख लो ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो इसका ऐसा होता है कि जैसे आपका रहेगा वेरिएंस ऑफ ax प्लस by मान लो, तो इसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर टाइम वेरिएंस x प्लस b स्क्वायर टाइम वेरिएंस y प्लस 2ab को वेरिएंस बिटवीन x एंड y, इस तरीके से। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो जैसे आप देखो ऐसे क्वेश्चन के थ्रू क्लियर होगा डाउट आपको। जैसे मान लो अब यहाँ पे आपको डाउट था कि x प्लस वाई का आप नया हो गया, पुराना आपने पढ़ा नहीं है, तो अब ये हो गया। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन है आप ये लगाओ। यहाँ पे मैंने क्या किया शुरू में, यहाँ मीन डायरेक्ट लगा दिया, तो मीन में कोई दिक्कत नहीं है। e ऑफ x प्लस 2y, तो ये मीन में डायरेक्टली लिख सकते हो आप। ये मान लो ax प्लस by होता, तो ax प्लस by का मीन क्या, तो a टाइम ex प्लस b टाइम ey, तो मीन के लिए ऐसे ही हो जाएगा। ये एक्चुअली बाई वेरिएट नॉर्मल कुछ आपको पुराने कॉन्सेप्ट आने चाहिए, है ना। ये है मतलब जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको पहले सीखना पड़ेगा। तो ये है, तो यहाँ से निकालोगे आप, तो ये लगाओ फॉर्मूला 4 टाइम वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y, क्योंकि बाहर 1 है, 2 टाइम 2ab, तो ये हो जाएगा 4 कोवेरिएंस बिटवीन x y, 4 टाइम वेरिएंस x, तो वेरिएंस x आपका है 1 प्लस वेरिएंस y जो क्या है 4 प्लस 4 टाइम कोवेरिएंस एक्स वाई, तो रो। अच्छा, अब ऐसे कोवेरिएंस कैसे निकलेगा यहाँ से, तो ये जो रो है ना, आपने उसे फॉर्मूला बताया था। हाँ यस, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, तो रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, यस, तो ये हो जाएगा रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं। तो रो आपका है 1/2, सिग्मा 1 है 1, सिग्मा 2 है 2, तो यहाँ से आ गया 4 + 4 + 4 12, तो ये वेरिएंस आ गया t का, ये t था, तो t का डिस्ट्रीब्यूशन है अब नॉर्मल विथ मीन टू वेरिएंस 12। तो आप जैम के लिए सुमान करिए, गेट के लिए, जैम के लिए ना, यस सर। ओके, तो कोई नहीं, जैम में कम सिलेबस है और हो जाएगा। तो नॉर्मल 2,12 हो गया आपका। अब देखो आप ध्यान से यहाँ पहला पार्ट, तो ये है प्रोबेबिलिटी t <= 3। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मीन का यूज हुआ, वेरिएंस का यूज हुआ। अब यहाँ पे हमें नॉर्मल है, तो इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाना है। तो होता क्या है, अब एक रिजल्ट और है कि किसी नॉर्मल में से अगर आप उसका मीन घटा दो, जैसे t है, t में से इसका मीन और इसका वेरिएंस का रूट घटा दो, डिवाइड कर दो, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा इस रैंडम वेरिएबल का, आइडिया है आपको? स्टैंडर्ड नॉर्मल, रैंडम वेरिएबल सुना आपने, स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो ये नॉर्मल 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली आपको पुराने पहले वीडियोस देखने पड़ेंगे, आप साथ में लाइव भी करो, पुराने भी देखो, पैरेलली देखते रहो, तो उसमें ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन में। तो जैसे किसी रैंडम वेरिएबल मीन स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखो t माइनस मीन ऑफ t अपॉन वेरिएंस ऑफ t का रूट, तो होगा क्या जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, तो यहाँ पे आप t में से इसका मीन घटाओ, कितना है मीन 2, तो 2 घटाओ और रूट अंडर 12। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कम से कम आपने पूछा है ना, बच्चे पूछते नहीं है तो वो वहाँ फिर फंस जाते हैं, बाद में दिक्कत रह जाती है। जब आप पूछोगे तो आप सीखोगे, ये चीज़ है। सो यहाँ से 3 - 2 अपॉन रूट अंडर 12, मैंने क्या किया ध्यान दो, मैंने t में से उसका मीन घटाया और वेरिएंस के रूट को डिवाइड किया, दोनों तरफ सेम काम, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट किया 2 और बोथ साइड रूट 12 डिवाइड किया। तो ये जो अब नया रैंडम वेरिएबल है इसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल बोलते हैं, z हो गया एक्चुअली। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से अगर लिखूँ मैं, सो ये जो आपका है ना, इसको मैं उधर लिख देता हूँ, ये वाला, तो इसको यहाँ लिखता हूँ मैं प्रोबेबिलिटी। अब इसको लिखेंगे z <= 1/√12।
अब इसको पता आपको क्या बोलते हैं, CDF पता है आपको, CDF क्या होता है, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इस चीज को आप, जैसे वो पिछले वाला सम बता सकते हैं। हाँ यस यस यस, तो ये एक्चुअली हो जाएगा CDF ऑफ Z एट 1/√12। तो ये हो गया। अब जो स्टैंडर्ड नॉर्मल है ना, यहाँ जो Z मैं लिखा हूँ, Z डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल का, और स्टैंडर्ड नॉर्मल के CDF का नोटेशन क्या है पता है आपको, फाई है। तो ये फाई ऑफ 1/√12 है एक्चुअली। तो यही आंसर था, तो पहले पार्ट का यही आंसर है। ओके सर। ऐसे ही बाकी पार्ट करने होंगे। मुझे लगता है कि आदित्य ने सॉल्व किया होगा, तुम इसका सॉल्यूशन भेज देना। हाँ आपने किया होगा आज क्लास में ना, तो आप इसका सॉल्यूशन भेज दो, इसको एक बार देख लेगा, नहीं तो आप डिस्कस करना, आप सीखोगे तो समझ आएगा। ठीक है सर। ठीक है हाँ ओके, चलो थैंक यू, गुड नाइट।